गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करें। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नीट का। ठीक है। नीट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सभी नीट वाले अपने अपने डाउट सेंड करो। सभी डाउट सेंड करो नीट वाले। ट्वेंटी थ्री, 24, 26, 28, 33, 26, 28, 33। चलो ठीक है। 18, 3, 25, 41, 37। हो गए सभी के डाउट? करें स्टार्ट। चलो ठीक है। स्टार्ट करें आप। किसी को और कोई डाउट है तो बताओ। बोलो। 27 और 41, 22। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ तुम्हें ट्राइंगल लॉ लगाना था? बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें ट्राइंगल लॉ लगाना था।
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो थर्ड वेक्टर क्या हो, उनके अपोजिट। थर्ड वेक्टर उनके क्या हो, अपोजिट। तो कौन सा आंसर करेक्ट आएगा, बताओ। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, क्या वेक्टर सी ऐसे आना चाहिए, बोलो। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, तो क्या वेक्टर सी ऐसे आना चाहिए। हो गया ट्राइंगल लॉ, बोलो। क्या ट्राइंगल लॉ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना सभी, क्या गिवन है। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along y axis will have maximum value. The component of a vector along y axis will have maximum value. यदि कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो यदि ये एंगल थीटा है तो क्या वेक्टर ए का कंपोनेंट आता है ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। बताओ, यही सीखा है अभी तक हमने। तो यदि मुझे y में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे y में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या मैक्सिमम वैल्यू थीटा पर डिपेंड करेगी। मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर। तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा की कब हो सकती है, जब थीटा कितना हो 90, जब थीटा कितना हो 90। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होना चाहिए 90, तो वाई एक्सिस के साथ 0, एंगल विद वाई एक्सिस कितना होना चाहिए 0। बोलो क्लियर है। चलो क्लियर है सभी को। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होना चाहिए 90, तो वाई के साथ कितना आएगा 0 डिग्री। बोलो क्लियर। चलो आगे बढ़े, बोलो आगे चलें। चलो अभी आ रही है आवाज सभी को। देखो, ये गिवन है एक्स वेक्टर, ये गिवन है वाई वेक्टर और ये गिवन है जेड वेक्टर। बोलो क्लियर है। अब तुम यदि दो ट्राइंगल तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे,
क्या तुम ऐसे लिख सकते हो ओ डैश वेक्टर वेक्टर ओ डैश प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डैश बी वेक्टर? बोलो, लिख सकते हो ट्राइंगल लॉ से? तो क्या लिखा, ओ डैश वेक्टर कितना, वेक्टर जेड प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एक्स। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर? ऐसे ही इसमें भी लिख सकते हो ओ डैश ए वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर इज इक्वल टू ओ डैश ओ वेक्टर, ओ डैश ओ वेक्टर यानी क्या आया, ओ डैश ओ वेक्टर कितना, वेक्टर जेड, और ये कितना आ गया, वाई वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है सभी को? तो यदि यहाँ तक क्लियर है तो एक बात बताना, उसने हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखना। उसने एक और कंडीशन गिवन है, कौन सी, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर। तो यदि हम इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, तो इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा जेड वेक्टर माइनस वाई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर माइनस जेड वेक्टर। क्लियर? तो ये क्या आ गया, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई इज इक्वल टू टू वेक्टर जेड। बोलो क्लियर है? करो नोट, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो सभी। कर लिया नोट? कर सकते हो, पेपर तुम्हारे पास है ही ग्रुप में, पेपर को सॉल्व करके देख लो। जेई वाले भी पेपर सॉल्व करके देख सकते हो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। करो नोट, नोट करो सभी। हो गया? ट्राइंगल लॉ ही तो लगाया है मैंने, ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डैश बी वेक्टर। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लॉ ही तो लगाया है। सेकंड में भी ट्राइंगल लॉ लगाया है, इस बार ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ओ डैश ए प्लस ए ओ इज इक्वल टू ओ डैश ओ। दोनों में ही तो ट्राइंगल लॉ लगाया है। बस वेक्टर का डायरेक्शन देखो, ट्राइंगल लॉ में क्या है, ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डैश बी वेक्टर।
अब क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 8। वेक्टर ए कितना गिवन है? 2i कैप 3j कैप। और वेक्टर बी कितना गिवन है? 5i कैप प्लस 7j कैप। अब हमें क्या पूछा है? देन द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 13। बोलो क्लियर है? और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्या बी कैप से आएगी? वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी 5i कैप प्लस 7j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 25 प्लस 49। क्लियर है? अपॉन अंडर रूट 74। तो अब हमें ऐसा वेक्टर बनाना है, वेक्टर आर, जो वेक्टर ए का तो क्या रखे? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किसकी रखे? वेक्टर बी की। बोलो क्लियर? अंडर रूट 13 इंटू 5i कैप प्लस 7j कैप अपॉन अंडर रूट 74। आंसर देखो मिल जाएगा सभी को। हो गया? बोलो। हाँ नोट करो। कर लिया नोट? बोलो। नोट कर लिया सभी ने? चलो क्वेश्चन नंबर 9। माइनस एक्स एक्स और ये रहा वाई। ये ओ ए, ये ओ सी और ये ओ बी। ए सी और बी, ओ ए ओ सी और ओ बी। ये एंगल है 30, ये एंगल है 60 और ये एंगल है 45। तो ओ बी ओ ए वेक्टर कैसे लिखोगे? ओ ए वेक्टर आएगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 इंटू कॉस 30 आई कैप प्लस 1 इंटू साइन 30 जे कैप। ठीक है? ऐसे ही ओ बी वेक्टर क्या लिखोगे? 4, उसका मैग्नीट्यूड, एंगल कितना? 60, तो कॉस 60 आई कैप प्लस 4 साइन 60 जे कैप। बोलो क्लियर है? और ओ सी वेक्टर क्या? ओ सी वेक्टर आएगा 2, लेकिन एक्स में कैसा आएगा? माइनस, तो माइनस कॉस कितना? 45 आई कैप प्लस 2 साइन 45 जे कैप। बोलो क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? कॉस 30 होता है अंडर रूट 3/2 आई कैप
प्लस 1/2 जे कैप, ये कितना आएगा 2 i कैप प्लस 2√3 जे कैप, ये हो गया √2 i कैप प्लस √2 माइनस √2 i कैप। 4 cos एंड 2 cos कैसे? अजिंक बोलो क्या बोल रहे हो? 4 cos एंड 2 cos, 4 cos और 4 sin आया है ना। ओसी में इधर देखो, ये एंगल 45 है, तो इधर का कंपोनेंट कैसे आएगा 2 cos, इधर सॉरी ओसी कितना है 3, एक मिनट, हाँ मैग्नीट्यूड में गलत हो गया, ओसी कितना है 3। ओके समझ गया समझ गया समझ गया। एक मिनट, ओ सी वेक्टर ये आएगा। एक मिनट रुकना सभी, चलो हाँ अब देखो, 3 cos 60 यानी 3/2, और ये आ गया 3√3/2, -4 यानी -2√2 i कैप प्लस 2√2 जे कैप। अब बाई कंपोनेंट का सम, क्या बाई कंपोनेंट को ऐड कर सकते हो सभी? सम ऑफ बाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा 1/2 जे कैप प्लस 3√3/2 जे कैप प्लस 2√2 जे कैप। आंसर मैच करो सभी, सभी आंसर मैच करो। ओबी नेगेटिव में आएगा, ओसी नहीं आएगा नेगेटिव में, ठीक है, ओबी का नेगेटिव आएगा। हो गया, बोलो, नोट कर लिया सभी ने? सर लास्ट में 1/2 के बाद क्या है? 1/2 जे कैप प्लस 3√3/2 जे कैप प्लस 2√2 जे कैप। क्लियर है? प्लस आएगा ना, एक्स में आएगा माइनस, क्योंकि माइनस में इधर आ रहा है, इसका कंपोनेंट इधर तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, इसका कंपोनेंट इधर तो अभी भी क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है।
सर कंपोनेंट फिर से बताओ। देखो ओ ए है, अब ओ ए का इधर कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा कॉस, और इधर करोगे तो क्या आएगा साइन, क्योंकि थीटा की डायरेक्शन में हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट होता है। ठीक है, सबसे सिंपल बात तो सभी को ये याद रखनी है, थीटा के डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट होता है और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट होता है। बोलो क्लियर। तो अब देखो इधर है थीटा 30 डिग्री, ये कितना है 30, तो ओ ए का इधर कंपोनेंट ओ ए कॉस थीटा आई कैप, और वाई डायरेक्शन में ओ ए साइन थीटा जे कैप। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो यहाँ से ये आंसर आ गया। ऐसे ही ओसी, ओसी कितना एंगल बना रहा है 60, तो ओसी कॉस 60 आई कैप प्लस ओसी साइन 60 जे कैप। बोलो क्लियर है। और ऐसे ही ओबी, ओबी कितना एंगल बना रहा है 45, लेकिन के साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इसका जो कंपोनेंट आएगा वो नेगेटिव एक्शन में आएगा, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो किधर आएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स में नेगेटिव आएगा और वाई में कितना आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने, नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ए वेक्टर may not change, a vector may not change if पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि जिस भी फ्रेम में हम रखे हुए हैं उस वेक्टर को, यदि मैं इस वेक्टर फ्रेम को यहाँ से यहाँ मूव कर देता हूँ, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं यहाँ से यहाँ मूव कर देता हूँ, तब भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो क्लियर है। द वेक्टर इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, क्या वेक्टर को इसके पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं कभी भी, कोई भी चेंज नहीं आता है। बोलो क्लियर। क्या दोनों बातें क्लियर हो गई। थर्ड, यदि वेक्टर को रोटेट करते हैं, एक बात बताओ, यदि मैं वेक्टर को रोटेट करता हूं तो क्या चेंज भी आता है वेक्टर में। बोलो, सिर्फ 2 पाई एंगल रोटेट करने पर चेंज नहीं आता है, अदरवाइज वेक्टर को रोटेट करने पर वेक्टर में चेंज आता है। बोलो क्लियर है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए एंड बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन, ए और बी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 था 12, 13, 16, 18। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस 0.5 जे कैप प्लस 0.5 के कैप इज रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यदि ये यूनिट वेक्टर है तो तुम एक बात बताना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है 1।
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 0.5, ए स्क्वायर आ गया 0.5। बोलो क्लियर है? ए कितना आ गया, 1/√2। ये आ गया 1/√2। ठीक है, नोट करो। सभी नोट करो। रोटेट करो, नोट करो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 आएगा ना, क्योंकि वन में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, और वन में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ में, वन में से हाफ गया तो कितना बचता है, हाफ ही बचता है ना। अपॉन में क्या है, 1/√2। मैंने ये लिखा ए इज इक्वल टू 1/√2। हो गया? चलो, ए इज इक्वल टू 1/√2। हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 13। ओपी वेक्टर हमें कितना गिवन है, ओपी वेक्टर हमें गिवन है 3i कैप प्लस 3j कैप। तो पहले इस वेक्टर को ड्रॉ करने का ट्राई करो। ये रहा y और ये रहा x। क्या ये वेक्टर इस तरह से आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 18, यानी 3√2। बोलो क्लियर है? ये कितना आ गया, 3√2। और ये कितना एंगल, 45 डिग्री। अब यदि इस वेक्टर को मैं 15 डिग्री से रोटेट कर दूंगा, यदि मैं इस वेक्टर को 15 डिग्री से रोटेट कर दूंगा, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, बोलो, क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है? तो यदि ये 15 डिग्री से रोटेट हो गया तो क्या जो एंगल है, क्या वो डिक्रीज होकर 30 हो जाएगा, एंगल डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 30। क्या अब इसके कंपोनेंट कर सकते हो, इधर कंपोनेंट कितना आएगा, cos 30, तो 3√2 cos 30। और इधर कितना कंपोनेंट आएगा, 3√2 sin 30। बोलो क्लियर? तो y कंपोनेंट कितना आ रहा है, y कंपोनेंट आ रहा है 3√2
साइन 30 कितना 1/2, आंसर आ गया 3/√2। बोलो क्लियर, बताओ क्लियर है सभी को? आंसर कितना हो गया 3/√2 या बी ऑप्शन? क्लियर। थीटा कितना 30 डिग्री हुआ ना, पहले तो 45 है, क्योंकि ये भी कितना है 3, और ये भी कितना था 3, तो टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है y/x। तो टेन थीटा कितना आ रहा है 1, टेन थीटा 1 मतलब थीटा कितना 45 डिग्री। अब 15 डिग्री से रोटेट करोगे तो 45 में से कितना बचेगा? नोट कर लिया सभी ने? बोलो नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सभी से होना चाहिए था। रुको 16, 18, फिर 21 से 26। क्वेश्चन नंबर 16 सभी से होना चाहिए था। दो वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पर है 60 पर, उनके बीच का रिजल्टेंट कितना होगा √f² प्लस f² प्लस 2f1 यानी f×f×cos 60। ये सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने तुम्हें। बोलो ये क्वेश्चन कराया है या नहीं? दो वेक्टर जो θ1 और θ2 पर एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, उनका रिजल्टेंट कितना होता है बताओ? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला लिखाया है या नहीं? बताओ सभी। बोलो तो फिर चलो अगला क्वेश्चन नंबर 18, ये भी होना चाहिए था तुम सभी से। 18 में क्या गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो क्या बाई ट्राइंगलों में ये लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बोलो। और क्या
यहाँ से हम स्क्वायर दोनों साइड करते हैं तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ गया, और क्या उसने हमें एक और कंडीशन गिवन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्या उसने हमें ये कंडीशन पहले से ही गिवन है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये दोनों गायब हो गए, तो यहाँ से आ गया 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो बाकी तो कुछ जीरो हो नहीं सकता, सिर्फ क्या जीरो हो सकता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा जीरो मतलब थीटा कितना, 90। तो आंसर कितना हो गया, 90 डिग्री। बोलो क्लियर है? नोट करो सभी क्वेश्चन नंबर 18, सभी क्वेश्चन नंबर 18 नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया नोट? बोलो नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। When two vectors of magnitude a and b are added, then the resultant। अब एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि दो वेक्टर को ऐड करने पर जो उनका रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, क्या ये ए प्लस बी हो सकता है? बताओ, क्या ये मैंने बताया है? तो क्या इससे ज्यादा कभी भी वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है? इससे ज्यादा कभी भी वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है। या तो इससे कम हो सकती है, इसके इक्वल हो सकती है। बोलो, इससे कम हो सकती है और इसके इक्वल हो सकती है। बोलो क्लियर है? तो आंसर देखो कौन सा सही है, इक्वल टू ए प्लस बी, हाँ एक केस में हो सकती है। लेस देन ए प्लस बी, हाँ सभी केस में होगी, सिर्फ एक केस को छोड़कर। ग्रेटर देन कभी नहीं होगी। और डी ऑप्शन, नॉट ग्रेटर देन ए प्लस बी, क्या डी ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है? बोलो कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है? डी। क्योंकि ए प्लस बी भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। तो 21 का आंसर कौन सा सही है? डी। अब अगला देखो, क्या गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज। क्योंकि ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैक्सिमम तो यही है। अब इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है ना, इससे ज्यादा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो वो ऑप्शन तो गलत है। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 22, 22 ध्यान से देखना सभी।
द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज, एक फोर्स एफ है और दूसरा भी कितना है एफ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है 2f, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है 2f। क्या अब इनके बीच का एंगल पूछा है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो यही होता है। यहाँ पर क्या आ गया, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 4f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। क्या यहाँ से तुम्हें दिखाई दे रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1? बोलो क्या तुम्हें यहाँ से दिखाई दे रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1? बोलो। और यदि कॉस थीटा 1 है तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री। थीटा कितना होता है 0 डिग्री। बोलो क्लियर। व्हाट इज आफ्टर 4 एफ स्क्वायर। यहाँ पर एफ है ना, तो ये एफ स्क्वायर ही आएगा। हो गया नोट। बोलो नोट हो गया। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। 23। The resultant of two forces acting at an angle of 150 degrees 10 kilowatt 10 kiloweight and perpendicular to one of the forces, the magnitude of the smaller force। ए और बी के बीच का एंगल कितना है 150 डिग्री। ठीक है। बोलो क्लियर है। और जो रिजल्टेंट है वो इसके क्या है परपेंडिकुलर, ये आर। तो ध्यान से एक बात बताना, क्या बी का इधर कंपोनेंट कर सकते हो, ये कितना 30 डिग्री, तो बी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा -b cos 30, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा b sin 30। तो b sin 30 इज इक्वल टू तो क्या आना चाहिए r, और b cos 30 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए a। बोलो क्लियर है। आर का वैल्यू तुम्हें गिवन है 10√3, तो बी sin 30 कितना 1/2 इजिकल टू 10√3, तो बी आ गया 20√3। बी कितना आ गया 20√3। तो और बी cos 30 इजिकल टू क्या आया ए, तो बी कितना 20√3 और cos 30 कितना √3/2 इजिकल टू आ गया ए। ए आ गया 30। बोलो क्लियर है। b sin 30 इज इक्वल टू आर कैसे आया, चलो बताता हूँ। ध्यान से देखना, क्या दोनों के बीच का एंगल है 150 डिग्री। बोलो ए और बी के बीच का एंगल कितना है 150 डिग्री। तो क्या ये वाला एंगल मैं बोल सकता हूँ, क्या ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। बोलो क्या ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। यदि ये एंगल 30 डिग्री है तो क्या बी का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या कॉस थीटा होता है। बी का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट बी कॉस थीटा, तो बी कॉस 30।
और क्या इधर कंपोनेंट आएगा बी साइन 30, बोलो इधर कंपोनेंट कितना आएगा बी साइन 30। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब क्वेश्चन में उसने हमें क्या गिवन है कि जो आर है वो एक ए क्या है परपेंडिकुलर, आर क्या है एक ए परपेंडिकुलर। तो दो चीज यदि परपेंडिकुलर होती है तो एक का भी कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में नहीं आ सकता। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका कंपोनेंट एक दूसरे की डायरेक्शन में नहीं आ सकता है। बोलो क्लियर? क्या एक्स एक्सिस से कभी भी वाई एक्सिस आ सकती है? बोलो एक्स एक्सिस पर कोई पार्टिकल है क्या वो वाई एक्सिस पर जाता है? नहीं। तो इसीलिए यदि आर और ए परपेंडिकुलर है तो ए का कोई कंपोनेंट आर की डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो सिर्फ बी का ही कंपोनेंट आ सकता है और वो कितना आ रहा है बी साइन 30। बोलो क्लियर है? वो कितना आ रहा है बी साइन 30। बोलो क्लियर? ओ यस सही है सही है सही है, वो मैं 10√3 गलत लिख दिया, वो 10 ही है। आर का वैल्यू कितना है 10। हाँ वो सही है तुम्हारा, आर का वैल्यू है 10। अब तो क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछो दोबारा से। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बी कॉस 30 इज इक्वल टू ए क्यों आया? क्योंकि क्या ए का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ किसका कंपोनेंट आ रहा है बी का। इस डायरेक्शन में किसका कंपोनेंट आ रहा है बी का। यदि इस डायरेक्शन में सिर्फ बी का कंपोनेंट आ रहा है तो क्या बी का एक कंपोनेंट ए को एलिमिनेट कर रहा होगा? बोलो बी का एक कंपोनेंट ए को क्या कर रहा होगा एलिमिनेट। बताओ बी का एक कंपोनेंट ए को क्या कर रहा होगा एलिमिनेट। तो वो कौन सा कंपोनेंट आएगा cos 30 वाला। क्लियर? तो बी cos 30 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। बोलो क्लियर है? वेरी क्लियर। चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। 24 में बता चुका हूँ, सभी ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 24 मैं बता चुका हूँ सभी को पहले ही। बोलो कल की क्लास में बताया क्वेश्चन नंबर 24। चलो क्वेश्चन नंबर 25 किसने पूछा है? क्वेश्चन नंबर 25 किसने पूछा है? क्या मैंने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो तो उसमें जितने मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं क्या फाइनल आंसर में भी उतने ही आते हैं? बोलो फाइनल आंसर में भी उतने ही आते हैं। बोलो क्लियर है? तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए दो। तो आंसर देखो कौन सा आ रहा है 26 का 25 का ए। बोलो क्लियर है? बताओ।
क्लियर? हो गया 25? बोलो 25 हो गया? 25 हो गया सभी का? चलो 26। 26 ध्यान से देखना, तुम्हें एक बार में ये समझ में आना चाहिए। इस तरह से गिवन है, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, और ये रहा वेक्टर बी। तो तुम्हें ट्राइंगल लॉ दिख रहा है सभी को? क्या ट्राइंगल लॉ इस तरह से फॉलो हो रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। और दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या दोनों की टेल एक ही पॉइंट पर लाई करनी चाहिए? बोलो, क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए उनकी टेल एक ही पॉइंट पर लाई करनी चाहिए? ये रहा सी। बोलो क्लियर है? अब बताओ, क्लियर है यहां तक? यदि मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा, यदि मैंने इस एंगल को कितना मान लिया? थीटा, क्या ये एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा? 180 माइनस थीटा। बोलो क्लियर है? तो बी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? क्या बी कॉस 180 माइनस थीटा, बी कॉस 180 माइनस थीटा। और बी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? बी साइन 180 माइनस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ रहा है? बी साइन 180 माइनस थीटा। बोलो क्लियर? और ये कितना गिवन है? बी बाई टू इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा। तो बी से बी गायब। तो 1/2 कितने पर होता है? 30 डिग्री पर। साइन थीटा का कितना वैल्यू 1/2 होता है? 30 डिग्री। तो 180 माइनस थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? 150 डिग्री। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है सभी को? कहाँ पे डाउट है? बोलो कहाँ पे डाउट है? देखो मैंने क्या बोला कि यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना हुआ? 180 माइनस थीटा। अब बी का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस आया, और इधर कितना आया? साइन। ए और सी क्या है? परपेंडिकुलर। तुम्हें डायग्राम से दिखाई दे रहा होगा ए और सी क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो ए का कोई कंपोनेंट सी की डायरेक्शन में नहीं आ सकता। क्या सिर्फ बी का ही कंपोनेंट आएगा? बोलो, क्या सिर्फ बी का ही कंपोनेंट आएगा? तो इधर तो आ गया कॉस, क्या इधर आएगा साइन? इधर कितना आएगा? साइन। तो बी साइन 180 माइनस थीटा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ सी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ सी उसने हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? बी बाई टू। मैग्नीट्यूड ऑफ सी उसे हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? बी बाई टू। तो बी से बी गायब। क्या 1/2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर होता है? साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 30। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया? 180 माइनस थीटा। तो क्या यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 150 आ गया? बोलो, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 150। क्लियर है अब? बताओ, अब क्लियर है? चलो नोट करो, नोट करो।
कर लिया नोट? चलो 26 हो गया। अगला वो कौन सा बताना है? 28, 27, 28, 27, 28, 30, 28, 30 और 31। ठीक है, 29 भी डाउट है, वो भी हो जाएगा। 27, 27 ध्यान से देखना क्या गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है? अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या मैंने तुम्हें दो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला बताया और सब्ट्रैक्शन का भी बता रखा है? ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो, ये तो यही आएगा। और क्या सब्ट्रैक्शन में यही फॉर्मूला यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है? बताओ। सब्ट्रैक्शन में यही फॉर्मूला यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। क्या ये इक्वल टू वन गिवन है? इक्वल टू क्या गिवन है? वन। ध्यान से देखना, क्या उसने हमें ए कैप और बी कैप गिवन है? और कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यानी उनका मैग्नीट्यूड वन। उनका मैग्नीट्यूड कितना? वन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 - 2 cos थीटा। बोलो क्लियर? तो यहाँ से दोनों का स्क्वायर करोगे तो 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 - 2 cos थीटा। तो 2 से 2 तो गायब। यहाँ पर क्या आ गया? 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या जीरो होना पड़ेगा? cos थीटा। और cos थीटा जीरो होने का मतलब क्या है? थीटा कितना? 90। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है? 27 बताओ, 27 क्लियर है? नोट करो, नोट करो सभी। लास्ट सेकंड स्टेप मैंने क्या लिखा? 4 cos थीटा क्या है? जीरो। और फोर तो कभी नंबर जीरो हो नहीं सकता है, तो जीरो किसे होना पड़ेगा? cos थीटा को। cos थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा कितना रहे? 90। ठीक है। उसके पहले का मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है ना, दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा? 2 + 2 cos थीटा। और ये क्या आएगा? 2 - 2 cos थीटा। तो 2 से 2 तो गायब, क्योंकि नंबर है। तो यहाँ पर क्या बचा? 2 cos थीटा, यहाँ पर -2। तो इसको इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा? 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। कर लिया नोट सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चलो 27 हो गया। 28 देखो। अब एक बात बताओ, क्या गिवन है 28 में? 100 कोप्लेनर फोर्सेज। इस तरह से 100 फोर्सेज तुम्हें गिवन है। इस तरह से कितने फोर्सेज हैं? 100 फोर्सेज एक ही प्लेन में। ठीक है। और हर किसी के बीच का एंगल कितना है? π/50। हर किसी के बीच का एंगल कितना है? π/50। बोलो क्लियर है? तो 100 कोप्लेनर फोर्सेज के बीच का एंगल कितना होगा?
क्या 100 इंटू पाई बाई 50? बोलो। तो कितना एंगल फॉर्म कर लिया? क्या 2 पाई? बोलो कितना एंगल फॉर्म कर लिया? 2 पाई। क्या 2 पाई का मतलब ये होता है कंप्लीट सर्कल फॉर्म करना? बोलो 2 पाई मतलब क्या होता है? कंप्लीट सर्कल फॉर्म करना। बोलो क्लियर है? और कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या ये होता है जहां से स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पर आना। बोलो कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या होता है? जहां से स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पर आना। और यदि वेक्टर में हम जहां से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर में हम जहां से स्टार्ट करते हैं और घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो क्या उन सबका सम 0 हो जाता है? बोलो वेक्टर में 100 फोर्सेज इस तरह से गिवन है, और वापस घूमकर सभी कहाँ गए? उसी पॉइंट पर। तो क्या इन सब का सम मिलाकर 0 हो जाएगा? क्या यही पॉलीगन लॉ था? if there are n numbers of vector if there are n numbers of vector which are arranged in a way that the resultant that the final vector and initial vector are coinciding, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0। बोलो क्लियर है? याद आया सभी को पॉलीगन लॉ? चलो क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में एक बात बताना, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। क्या वेक्टर आर का मैक्सिमम वैल्यू, वेक्टर आर का मैक्सिमम वैल्यू होता है ए प्लस बी? बोलो। और क्या वेक्टर आर का मिनिमम वैल्यू होता है ए माइनस बी? बताओ। ये बात क्लियर है? वेक्टर आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? ए प्लस बी। और मिनिमम कितना होता है? ए माइनस बी। तो क्या हमें ये गिवन है आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम इज इक्वल टू 3/1। बताओ। तो आर मैक्स कितना हो गया? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3/1। तो यहाँ से देखना क्या आ गया? ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a-3b। तो यहाँ से क्या आ गया? इसको इधर ले जाओ। 4b इज इक्वल टू क्या आ गया? 2a। ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 2b। बोलो क्लियर है? बताओ। ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 2b। क्लियर है सभी को? 29। क्यों? देखो उसने क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का रेशो कितना है? 3:1। तो किसी भी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? क्या ए प्लस बी होता है? बोलो। किसी भी वेक्टर के समेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? ए प्लस बी। और मिनिमम वैल्यू क्या मैंने लिखाया था? ए माइनस बी होता है। मिनिमम वैल्यू कितना होता है? ए माइनस बी। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कितना गिवन है? 3/1। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कितना गिवन है? 3/1। तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a-3b। ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a-3b। अब एक साइड ए को रख लो और एक साइड किसको रख लो? बी को। तो क्या ये आ रहा है 2a इज इक्वल टू 4b? क्या आ रहा है? 2a इज इक्वल टू 4b। तो क्या a इज इक्वल टू 2b आ रहा है? हो गया? बोलो। हो गया?
चलो, क्वेश्चन 30 नहीं होगा अभी तुम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 30 अभी नहीं होता सॉल्व, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं उसके ऊपर। डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक है, अभी मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कराए हैं। 35 में 1 आएगा। एक मिनट, 35। हाँ, 35 का आंसर ए है। 35 का आंसर ए है। ठीक है। हाँ, ए है उसका आंसर। चलो, 30 तक हो गए। एक मिनट रुकना सभी। 30 तक खत्म। 31। हाँ, ए आएगा उसका आंसर 35 का। सही है, ए जिसने किया है। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर 31। तो जब भी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है, हमेशा उनका क्या करो, डॉट प्रोडक्ट। ये एक दो क्वेश्चन है जो तुम्हारे नहीं हुए, बोनस सपोज कर सकते हो इनको अभी। ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर आर कितना गिवन है, माइनस आई कैप प्लस जे अपॉन 3 प्लस, और वेक्टर एस कितना गिवन है, एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस एक्स माइनस 1 के कैप। तो यदि इन्वर्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था, आई को आई से यानी माइनस, क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस जे को से यानी कितना, 1, और के को के से करने पर कितना आ रहा है, एक्स माइनस 1। क्या इन सभी को ऐड करने पर 0 आ रहा है, बोलो। इन सभी को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 0। बोलो, क्लियर है। तो 0 कब हो सकता है, सिर्फ जब cos थीटा कितना रहे, 0। 0 सिर्फ तभी आ सकता है जब cos थीटा क्या हो, 0। क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी लगभग 0 नहीं होता है। तो थीटा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। बोलो, क्लियर है। बोलो। ये अभी नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, सभी नोट कर लो इसे। थर्ड स्टेप को रिपीट करूं, मैंने क्या कहा था, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप वाला जे कैप और के कैप का होता है। तो आई कैप को करेंगे तो उधर कितना, -1, उधर कितना, एक्स। तो क्या -x बन जाएगा। जे कैप को करूंगा तो लेफ्ट में कितना, 1/3, और राइट में कितना, 3। तो वो कितना बन गया, 1। अब उधर देखो, लेफ्ट में कितना, 1, और राइट में कितना, x-1। और यदि उन दोनों को करूंगा तो कितना आएगा, x-1। तीनों को ऐड करने पर फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 0। क्लियर है। चलो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बाकी हैं अभी। 34, 36, 37, 38, 39 और 41, ये कल की क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कल की क्लास में खत्म करेंगे, और फिर आगे वेक्टर ही पढ़ेंगे अब हम। चलो।